जय हिंद दोस्तों। आज जानेंगे सिंधु सरस्वती सभ्यता घाटी के बारे में। इसका परिचय जान लेते हैं कि परिचय इसका लगभग ये 2500 ईसा पूर्व में दक्षिण पश्चिम में ये फैला हुआ था। ये सबसे बड़ी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये भारत, चीन और मेसोपोटामिया और मिस्र से भी बड़े थे। इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसके डायरेक्टर थे जो जॉन मार्शल जी। 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की थी, क्योंकि उस समय यहाँ पर रेल के पटरी बिछाने के लिए काम चल रही थी। तो उसी समय जो वहाँ के लोग थे जो यहाँ से मिट्टी, यहाँ से ईंटों उखाड़ कर ले जा रहे थे, तो उस समय पता चला था। तो इसका जो प्रकाशन हुआ था 1924 में, जॉन मार्शल इसका एसआई थे किए थे। और इसके बाद जान लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के 3 चरण में किया गया था। प्रारंभिक चरण में है तो 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व था। अब परिपक्व सभ्यता की बात कर लेते हैं तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व में था। उत्तर हड़प्पा सभ्यता की बात कर लेते हैं तो 1900 ईसा पूर्व से यानी कि 1300 ईसा पूर्व के पास माना जाता है। इसके आगे की बात कर लेते हैं तो नगरीय योजना और विकास विन्यास के बारे में। यहाँ देखा जाए तो नगरीय योजना एवं स्थापत्य कला की बहुत ही प्रसिद्ध थी। यहाँ के लोग थे जो सौंदर्य बोध की शिल्प कला में सर्वाधिक स्पष्ट एवं मुखरित हुआ करते थे। उच्च कोटि के लिए विषज्ञ वस्तु के निर्माण करते थे। अब आगे की बात कर लेते हैं। यहाँ का जो नगरों का निर्माण होता था जो शतरंज पद्धति पर होता था, यानी कि चेस बोर्ड के आकार के आधार पर होता था। इसके मकानों के जो मकान बनते थे, इससे पहले ही सड़क निकाल ली जाती थी। अब मुख्य मार्ग दक्षिण से उत्तर जाता था, जबकि दूसरा मार्ग पूरब से पश्चिम से समकोण पर कटती थी। यहाँ की सड़कें थे जो कच्ची होते थे। आगे के बात कर लेते हैं। एक सड़क को पक्की बनाने के केवल मोहनजोदड़ो में ही प्रयोग किया गया था। पश्चिम भाग में गढ़ी होती थी, यानी कि पश्चिम भाग में गढ़ी होती थी, ऊंची होती थी, लेकिन पूर्वी भाग में देखा जाए तो यहाँ निचले शहर होते थे। अब मुख्य मार्ग दूसरे को समकोण पर काटते थे, यानी कि ये समकोण पर काटते थे। इसके आगे के देख लेते हैं तो यहाँ के जो लोग थे जो आमंडर के विशेष प्रेमी नहीं थे, यानी कि वो चहक महक में नहीं वो विश्वास करते थे। उन्होंने सुंदरता से अधिक बल दिया था। आगे की बात कर लेते हैं। कालीबंगा का फर्श का उदाहरण अपवाद है, जिनके निर्माण में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया, यानी कि यहाँ पर ईंट के जो तरह तरह के उसमें कलाकृति होते थे। अब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के भवनों में स्तंभ का प्रयोग कम किया गया था। उनके स्तंभ चतुर्भुजाकार और वर्गाकार होता था, गोलाकार यानी कि गोलाकार नहीं होते थे। कालीबंगा हड़प्पा में गढ़ी या निचले गढ़ी के बीच खाली जगह होती थी। ऐसा मोहनजोदड़ो और गेरिनीबाला अब हड़प्पा और धोलावीरा और राखीगढ़ में भी देखने को मिलता है। आगे के देख लेते हैं तो सिंधु सभ्यता क्षेत्र विस्तार को ध्यान में रखते हुए जेपी जोशी ने 3 भागों में निर्धारित किया है। इसका क्यों निर्धारित किया है? आर्थिक क्षेत्र के आधार पर किया गया है। पहला देख लेते हैं तो मानस क्षेत्र यानी कि भटिंडा में है, और दूसरा है बहावलपुर है, और तीसरा है कच्छ यानी कि गुजरात में। धोलावीरा भी यही है। धोलावीरा के देखा जाए तो 3 भागों में बांटा गया है। और धोलावीरा में देखा जाए तो यहाँ पर जल संरक्षण और जल प्रबंधन की बहुत ही अच्छी तरह से ही यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अब बनवाली में नाली का प्रयोग नहीं पाया गया है। एक कुषाणकालीन स्फुट मोहनजोदड़ो के टीले से मिले हैं। लोथस आयताकार चबूतरे होते हैं। लोथस इसलिए भी जाने जाते हैं कि यहाँ पर डॉकयार्ड होते थे, यानी कि बंदरगाह। और सुतकोड्रो में एक विशाल
दुर्ग एवं परकोटा से घिरे हुए एक छोटे आवास स्थल का भी पता चला है। यानी कि ये सुरकोटा भी है गुजरात में, और सुकुर में पत्थर औजार बनाने वाली फैक्ट्री भी मिले है। यानी कि सुकुर में भी फैक्ट्री औजार बनाने के, पत्थर के जो फैक्ट्री होते थे, वस्तु होते थे जो जो उनको प्रयोग करते थे वो बनाते थे फैक्ट्री में, यानी कि सुकुर में चूना पत्थर के भी कारखाना बनाने की साक्ष्य मिला है, यानी कि प्रमाण। अब मनके के अलावा संदर्भ के कुएं अपनी ईंटों के सुदृढ़ चिकनाई के लिए बहुत ही प्रसिद्ध होते, यानी कि जो कुएं बनाते थे उसमें ईंटों के प्रयोग किया जाता था जो बहुत ही चिकनाई और अच्छे तरह के होते थे। और कुएं का जो आकार होता था जो अंडाकार होता था, यानी कि अंडाकार ऊपरी भाग पर होते थे जो चतुर्दिक दीवार बनी होती थी। और कुओं के निर्माण में पड्डजाकार ईंटें का प्रयोग होते थे, और छोटे छोटे गड्ढे होते थे, यानी कि उसमें घड़े रखे जाते थे कि क्योंकि ऐसे समतल पर रखते थे तो गिर जाते थे तो घड़ा फूट सकता था, इसलिए गड्ढे बनाए जाते थे छोटे छोटे उनके आकार के। आगे की बात कर लेते हैं, कुछ स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध थे यहाँ के लोगों। सार्वजनिक भवन में देखा जाए तो यहाँ पर लोग आते थे या दिनचर्या के बारे में और बातचीत करते थे। यहाँ पर सार्वजनिक भवन के देखा जाए तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, अल्लोथस आदि में दुर्ग या प्राचीर के अवशेष पाए गए हैं। शहर वर्गीकृत थे, अर्थात यह सुरक्षा की दृष्टि से घिरे होते थे। हड़प्पा यानी कि हड़प्पा रावी नदी का पश्चिम टीला गढ़ी एवं पूर्वी टीला निचला गढ़ी नगर था। गढ़ी में लगभग समांतर चतुर्भुज है जो कि उत्तर से दक्षिण दिशा में 424 मीटर एवं पूर्वी से पश्चिम 196 मीटर में होते थे। आगे के बात कर लेते हैं इसके निर्माण में मिट्टी एवं कच्चे ईंटों का भी प्रयोग किया गया है, यानी कि गढ़ी के जो निर्माण हुआ है उसमें मिट्टी एवं कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया गया। अब भागों में देखे जाए तो पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि भाग को सुदृढ़ करना है, ज़्यादा सुरक्षित करना है, क्योंकि जब भी कोई प्रवेश करेंगे तो बाहर से ही करेंगे तो उसको ज़्यादा सुरक्षा की दृष्टि से बनाए जाते हैं। गढ़ी के बाहरी दीवार के कुछ दूरी से बुर्ज बने होते थे, यानी कि घिरे हुए रहते थे। गढ़ी का भीतरी मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर की ओर होता था, जबकि पश्चिम द्वार घुमाव के साथ सीढ़ी भी होते थे। अन्न भंडार की बात देख लेते हैं। हड़प्पा में 12 घरों में विशाल अन्न का भंडार मिला है जो कि छः के 2 पंक्तियों यानी कि कतार में होते थे, और जिस दूरी होती थी 7 मीटर की होती थी। अब भंडारों का प्रमुख प्रवेश द्वार रावी नदी से होती थी, यानी कि जो माल जाते थे भंडार अनाज लेके जाते थे रावी नदी से प्रवेश किए जाते थे। कि उस समय ऐसे तो मार्ग का भी प्रबंधन था, लेकिन नदी से जाते हैं अच्छे उस तरीके से जाते थे। अब भंडारों के फर्श में लकड़ी के सहतीर का प्रयोग किया जाता था, यानी कि हवा प्रवेश हो सके तथा ज़मीन की नमी से सुरक्षित रह सके, इसलिए लकड़ी के सहतीर के प्रयोग करते थे। आगे के बात कर लेते हैं। अब फर्श के दरार में गेहूं एवं जौ के भूसे भी मिला है, यानी कि हड़प्पा से अब अच्छे तरीके से अच्छे अनाज के किस्में मिले हैं गेहूं और गेहूं का। 4 फीट ऊंचे भाग में मोहनजोदड़ो में हड़प्पा के सदृश अनाज के अवशेष में, यानी कि यहाँ पर भी मोहनजोदड़ो में भी मिले हैं और हड़प्पा में भी मिले हैं। इनका मलबा का 1950 में बहेलर ने हटवाया था, उन्होंने इसे अनागार की संज्ञा दी थी। अब बृहद स्नागार के बात कर लेते हैं तो ये मोहनजोदड़ो में हुआ करते थे, यानी कि सिंध नदी के तट पर मोहनजोदड़ो है जो कि पाकिस्तान में अभी है, सिंध प्रांत में है। प्रत्येक सीढ़ी के ऊपर लकड़ी के पाटिए आबद्ध होते थे। अब फर्श में जल निरोधक बनाने के लिए, यानी कि पानी न समे सुरक्षित रह के बिटुमेन एवं जिप्सम का प्रयोग किया जाता था।
आगे के बात कर लेते हैं। दीवारों के गिराने से बचाने के लिए पक्की ईंटों तथा और मोटे बिटुमन का प्रयोग किया जाते थे, यानी कि सुरक्षित रखे या मजबूत रखे। ऐसा ही मिस्र में मकानों के निर्माण के लिए शुष्क ईंटों का भी प्रयोग किया गया है। मिस्र यानी कि मिस्र जो शहर था, जो नील नदी के किनारे है, ये भूमध्य सागर के आसपास पड़ता है मिस्र। अभी स्नागार के पूर्व में निर्मित 6 से 7 कमरों के मध्य कक्ष में अंडाकार हुआ करता, जिसके पानी से स्नागार भरा रहता था। अलोथस अधोलाबीरा में संपूर्ण व्यास मजबूत और नगरीय दीवारों द्वारा भागों में विभाजित होता था। स्नागार से संबंध कक्षों के द्वार बिल्कुल सामने नहीं होते थे कि आंतरिक कोई ताक झाँक न कर सके, दृष्टिगोचर यानी कि न लगा सके। स्नागार के लंबवत ईंटों के चिकनाई के जिप्सम यानी कि पहले ही बता चुके हैं कि बिटुमिनस और प्लास्टर के प्रयोग किए जाते थे पानी न रिसने के कारण। स्नागार के संदर्भजनों की किसी धार्मिक प्रवृत्ति का परिचय हो, क्योंकि वर्तमान में मंदिरों के या स्वतंत्र रूप से इस प्रकार के कुंडों के महत्व बना रहा है, यानी कि यहाँ पर धार्मिक प्रवृत्ति का कुछ तो बना हुआ रहा है। कृषि हड़प्पा के गांव मुख्यतः प्लावन मैदान के पास ही वर्तमान पर्याप्त मात्रा में अनाज उत्पादन करते थे। आज जौ, गेहूँ, सरसों आदि उत्पादन करते थे। अब बाजरा के कुछ देखा जाए तो गुजरात में ये होते थे। आज भी गुजरात के लोग ज़्यादातर बाजरा और मीठा खाते हैं, क्योंकि वो क्षेत्र शुष्क हुआ करते थे। जबकि यहाँ पर चावल के जो सूक्ष्म मिले हैं, जो दुर्लभ मिले हैं। सिंधु सभ्यता के मनुष्य ने सर्वप्रथम कपास के भी प्रयोग इन्हीं को श्रेय जाता है, यानी कि सिंधु सभ्यता सबसे पहले कपास के खेती के प्रारंभ किए थे। और अनाज के उत्पादन के आधार पर जो कि एक कृषि के प्रधान का मापते थे। मोहरों और टेराकोटा में मूर्तियाँ पर सांड के चित्र मिले हैं, तथा पुरातात्विक खुदाई पर बैलों से जुटे हुए साक्ष्य भी मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का अधिकतम स्थान अर्ध शुष्क के क्षेत्र में मिला है, यानी कि यहाँ अर्ध शुष्क के क्षेत्र मिलते थे, जहाँ एक खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती थी। नहरों के अवशेष जो धुतई अफगानिस्तान में पाए गए हैं, यानी कि ये पंजाब और सिंध में नहीं पाए गए हैं। आगे के बात कर लेते हैं। हड़प्पा में लोग कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन का भी प्रयोग करते थे, यानी कि यहाँ के लोग आजीविका में कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, यानी कि व्यापार भी करते थे। यानी कि यहाँ के लोग व्यापार में बहुत ही सुदृढ़ थे। घोड़े के साथ मोहनजोदड़ो, लोथल, सुरकुंडा में भी मिले हैं। आगे के बात कर लेते हैं। अर्थव्यवस्था में अनगिनत संख्या में मुहरे, एक समान लिपि, वजन और माप सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार के महत्व के बारे में पता चलता है। यानी कि यहाँ के लोग जो पत्थर, धातु, सीप, शंख के भी व्यापार करते थे। यहाँ के व्यापार थे जो वस्तु विनिमय, यानी कि पैसा के लेन देन से नहीं होता था। यानी कि हमारे पास यानी कि चावल है, उनके पास गेहूँ न है, तो हम उनको चावल देंगे और वो हमको गेहूँ देंगे, ऐसे होता था। एक वस्तु से दूसरे वस्तु लेन देन होता था। इसके बाद अरब सागर के तट के पास कुशल नौवहन प्रणाली भी मौजूद थे। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी व्यापारिक बस्तियाँ स्थापित किया था। दजला एवं फरात नदियों के भूमि वाले क्षेत्र में हड़प्पा वासियों के वाणिज्य संबंध हुआ करते थे। ये है जो कोई दलजा फराता ये अफगानिस्तान में अभी फ़िलहाल है। आगे के बात कर लेते हैं। हड़प्पा प्राचीन लेपिस और मांजुली मार्ग से व्यापार करते थे, जो सभ्यता उच्च लोगों के सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित होता था। शिल्पकला, यहाँ के देखा जाए तो शिल्पकला में बहुत ही उच्च कोटि के हुआ करते थे। यानी कि यहाँ के लोग थे जो कांस की वस्तुएं भी निर्मित करते थे। खेतड़ी से
खेतड़ी में यहाँ खेतड़ी से यहाँ तांबा लाते थे, टीन ईरान, अफ़गानिस्तान, सोना दक्षिण भारत से लाते थे। अब बुनाई के लिए भी यहाँ प्रसिद्ध होते थे। यहाँ पर देखा जाए तो राजगिरी जैसे महत्वपूर्ण शिल्प के साथ साथ राजमिस्त्री के अस्तित्व का पता चला है। और नाव हड़प्पा से नाव बनाने के विधि, मनका बनाने के विधि, मोहरे बनाने के विधि, टेराकोटे की मूर्तियाँ के निर्माण की सभ्यता के महत्वपूर्ण शिल्प विशेषज्ञता थी। और जोहरी वर्ग यानी कि जोहरी वर्ग जो धातु के गलाकर कोई वस्तु बनाते, जैसे कि चांदी, सोना, कीमती पत्थरों के से आभूषण बनाते थे, उसे जोहरी कहते थे। हड़प्पा वासियों के स्वयं की विशेष बर्तन बनाने की कला थी, क्योंकि वो अपने बर्तन को बनाते ज़्यादातर चमकदार बनाते थे और गुलाबी या लाल रंग का प्रयोग करते थे। और संस्थाएं की बात कर लेते हैं तो सिंधु सभ्यता से बहुत कम मात्रा में लिखित साक्ष्य मिले, यानी कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन इनका जो लिपि था जो आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। एक प्रमाण के अनुसार सिंधु सभ्यता में राज और संस्थानों की प्रगति के समझने में काफ़ी कठिन है। यानी कि यहाँ के लोगों का राज था, यानी कि स्टेट था, कोई कमीशन था, है कि नहीं, ये बहुत ही कठिनाई समझने में। हड़प्पा सभ्यता पर किसी मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है, बशर्ते बाकी व्यापारी वर्ग द्वारा शासित करने जाने की संभावना बहुत ही है। अगर हम हड़प्पा सभ्यता में शक्तियों के केंद्रण की बात करें तो पुरातात्विक यानी कि एसआई विभाग द्वारा कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती है। यहाँ धर्म टेराकोटा की लघु मूर्तियाँ पर एक महिला पर चित्र पाया गया, जिसमें एक लघु मूर्तियाँ महिला के गर्भ से उगते हुए पौधे के दर्शाया गया है। यहाँ पर हड़प्पा पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते हैं, यानी कि यहाँ के जो पृथ्वी की उर्वरता के देवी मानते थे और पृथ्वी के पूजा करते थे। जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी के पूजा देवी के रूप में करते थे। पुरुष देवता के रूप में मोहरों में तीर श्रृंगी चित्र पाए गए हैं, जो कि एक योगी में बैठे हुए थे। इनको देवता कहते थे लोग, जिन पर एक हाथी, एक तरफ बाघ, एक तरफ गेंडा तथा उनके सिंहासन के पीछे भैंसा का भी चित्र है। उनके पैर के पास 2 हिरण का भी चित्र है। चित्र भगवान की मूर्ति को पशुपति महादेव की संज्ञा दी गई है, यानी कि शिव का संज्ञा दिया गया है। और अनेक पत्थरों पर लिंग तथा स्त्री जन्म के अंगों की चित्र भी मिला है। वृक्षों तथा पशुओं को यहाँ के लोग पूजा करते थे। आय के सिंह वाला गेंडा तथा दूसरा महत्वपूर्ण कुब्बड़ बैल, इनको ज़्यादा ही सिंधु सभ्यता में महत्व था। अत्यधिक मात्रा में यहाँ ताबीज भी मिला है सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता का पतन के बात कर लेते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 1800 ईसा पूर्व में पतन हो गया था, परंतु उसके पतन के कारण अभी तक विवादित है, क्योंकि अभी तक सही तरीक़ा से नहीं बच सका था। एक कारण है कि यहाँ के कुछ विद्वान कहते हैं कि इंडो यूरोपियन जो जनजाति थे आर्यन, जो कि सिंधु सभ्यता पर आक्रमण किए थे। लेकिन हाल ही में एसआई विभाग ने एक प्रकाशन किया है कि इंडो यूरोपियन जनजाति थे, जो यानी कि आर्यन, जो कि इंडिया के ही थे। तो ये तो नकार जाता है इस समय। सिंधु सभ्यता के बाद दूसरी संस्कृतियों में कई महत्व पाए गए, जिससे कि सिद्ध होता है कि यह सभ्यता आक्रमण के कारण एकदम विलुप्त नहीं हो सकते, यानी कि आक्रमण से कुछ ही सभ्यता नष्ट हो सकते हैं, एकदम सभी नहीं हो सकते हैं। दूसरी तरफ से है जो कि प्राकृति जन, यानी कि प्राकृतिक के कारण हो सकता है। प्राकृतिक कारण भूगर्भीय यानी कि जलवायु से भी हो सकता है, यानी कि यहाँ के देखा जाए तो इस समय उस सिंधु सभ्यता के क्षेत्र में वितरनिकी विक्षोभों की उत्पत्ति है, यानी कि यहाँ के जो ज़मीन है ज़्यादा ही फॉल्ट है, यहाँ पर भूकंप आने की संभावना भी ज़्यादा रहते हैं।
आगे के बात कर लेके प्रकृति कारण की ये वर्षण प्रतिमान यानी कि बदलाव यानी कि बारिश न होना और नदियों के मार्ग में बदलने और प्राकृतिक आपदाओं को सिंधु सभ्यता के पतन का मंद गति से हुआ परंतु निश्चित कारण माना गया है। अब सभा भवन देखा जाए तो मोहनजोदड़ो में स्फूत टीले में कुछ दूरी पर एल एरिया में एक विशाल भवन मिले हैं। अब मैके की धारणा है कि यह शहर आर्थिक जीवन से संबंधित है। इसे कुछ विद्वानों ने इसे सभा मंडप तथा विद्यालय भवन माना है। लोथस डॉकयार्ड ये सौराष्ट्र में यानी कि गुजरात में है। नगरीय भी हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के समान सुनियोजित यानी कि अच्छे तरीके से यहाँ के सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। नगर को दो भागों में यानी कि गढ़ी के यानी कि नहीं ऊपरी और निचली नगर में भी विभाजित हुआ करते थे। अब भवन कच्ची ईंटों से निर्मित किए गए थे परंतु गोदी डॉकयार्ड एवं कुछ महत्वपूर्ण भागों को पक्की ईंटों से बनाए गए थे। आगे के बात कर लेते हैं जहाँ से नौका घाट भंडारगिरी तथा नावों के आवागमन के भाली भांति नियंत्रित किए जाते थे। एस.आर. राव को नगर उत्खनन के दौरान नगर के बाहरी भाग में एक डॉकयार्ड मिला है जो कि भोगवती तथा साबरमती नदी के तट पर स्थित प्राचीन बंदरगाह का प्रमाण मिला है। जय हिंद दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।